Hello students, welcome to the new video of Chemistry with Shashank. So today's topic is QSAR, that is Quantitative Structure Activity Relationship. ये जो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है ये आपका जब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसका टॉपिक पार्ट है. सो लेट्स फोकस ऑन दिस. ये होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्या होता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, वो सारी चीज़ें इस पर डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप. सो क्या होता है, स्टार्टिंग में जब मॉलिक्यूल्स की स्क्रीनिंग होती है किसी भी ड्रग के बनाने के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए, तो उस टाइम पे हमें मल्टीपल ड्रग्स बनाने पड़ते हैं एक्टिविटी के लिए, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन के लिए. बहुत ही टीडियस जॉब होता है, बहुत ही कम्बरसम और टाइम टेकिंग जॉब होता है. इनिशियल जब ये सब पैरामीटर या सॉफ्टवेयर्स नहीं आए हुए थे उस कंडीशन में हम क्या करते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड करके कंपाउंड्स बनाते रहते थे और उनको स्क्रीन करते रहते थे अपने ड्रग टारगेट के साथ, और फिर उसके बेस पे एक्टिविटी को टेस्ट करते थे वेदर वो पास हो रहा था या फेल हो रहा था. बहुत ही लॉन्ग टीडियस जॉब था. टाइम डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, देन वी गॉट टू QSAR. ये क्या होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है. आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे स्ट्रक्चर का किसी भी पर्टिकुलर ड्रग एक्टिविटी पे क्या रिलेशनशिप है उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं. वो भी हम लोग क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग वर्चुअली कर रहे हैं. एक्चुअल में हम लोग ड्रग को सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसकी एक्टिविटी को डिटरमाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स प्रोवाइडेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. कोई कंपाउंड होते हैं इसके वेरियस पैरामीटर्स को चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक इक्वेशन डेवलप करते हैं एंड देन वी गेट टू नो वेदर दैट कंपाउंड कैन बी एलिजिबल टू शो द पर्टिकुलर एक्टिविटी और नॉट. तो अब सिंपल वे में अगर हम QSAR को मैं 3 वर्ड्स में अगर डिफाइन करना हो या 3 पैरामीटर्स में डिफाइन करना हो तो मैं 3 वर्ड्स यूज़ करूँगा. फिजिको केमिकल पैरा प्रॉपर्टीज़ जो कि एक स्ट्रक्चर की होगी, एक ड्रग की होगी. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ड्रग या एक ड्रग मॉलिक्यूल की, ठीक है, जो हम लोग को जिसकी एक्टिविटी पता करनी है. सेकेंड पार्ट होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी. बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज़ द एक्टिविटी विच वी आर टॉकिंग कि हमारी कौन सी एक्टिविटी है, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी डायबिटिक, एंटी ट्यूबरकुलर एंड सो ऑन. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल पैरामीटर किसी भी एक ड्रग मॉलिक्यूल का उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन. हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप करते हैं जिसकी मदद से फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या करते हैं, लिंक करते हैं उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से और चेक करते हैं. तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसको अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए तो उसको हम लोग बोलते हैं QSAR. सिंपल टर्म में इसको बोला जाएगा कि दिस इज़ द मैथमेटिकल इक्वेशन विच इज़ डेवलप्ड which correlates the physico-chemical properties of any drug or a molecule with its biological activity. जिसकी बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं whether this can be a optimized drug molecule which can be used for the target drug delivery system या नहीं, उसको रिजेक्ट करना है या उसको एक्सेप्ट करना है बेस्ड ऑन दी मैथमेटिकल इक्वेशन. तो अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप करने के लिए वी नीड सम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ या पैरामीटर्स. कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. सो लेट्स गो टू दी पैरामीटर्स. तो फिजिको केमिकल पैरामीटर्स में किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल हम जब हम देखते हैं तो उसके कौन कौन सी फिजिकल केमिकल फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोग डिटरमाइन करते हैं, उनको हम लोग अंडरटेक करते हैं टू कंसीडर दी क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, वो इक्वेशन के लिए बिल्ड करने के लिए. तो सबसे पहली चीज़ आती है हाइड्रोफोबिसिटी, या इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन. हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन को अगर सिंप्लीफाई वर्ड में, सिंपल वर्ड में बोलूँगा मैं, तो जो बल्कि ग्रुप्स प्रोवाइड करते हैं नॉन वाटर, नॉन पोलर, या जो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है दैट इज़ नोन एज हाइड्रोफोबिसिटी या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, जो कि हमारे बल्कि या नॉन पोलर, सिंपल वर्ड में बोलूँगा इसको नॉन पोलर इंट्रैक्शंस बोला जाता है. जब हमारे नॉन पोलर ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा दिया गया जो इंट्रैक्शंस होते हैं दैट इज़ नोन एज हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन. सेकेंड फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स. इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स में हम 2 पैरामीटर्स की बात करते हैं, 2 ग्रुप्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और सेकंड होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. ऐसे ग्रुप जो अगर हमारे ड्रग मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं उनका इफेक्ट क्या होने वाला है,
किसी भी एक्टिविटी को रिलेशनशिप में, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो वो कैसे टारगेट करते हैं किसी ड्रग एक्टिविटी को, या कैसे हैम्पर करते हैं, कैसे पोटेंशिएट कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे किसी भी ड्रग की एक्टिविटी को डिटरमाइन करने में। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, उनको हम लोग कंसीडर करते हैं, उनके बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं और एक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। देन कम्स द स्टेरिक फैक्टर्स। स्टेरिक फैक्टर्स का मतलब होता है कि आपने बल्क से रिलेटेड मतलब होता है, मैं कहूँगा सिंपल वर्ड में, ट्रैफिक से। कौन कितना ट्रैफिक या कितना कमोशन कॉज कर रहा है। बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे, आप सिंपल सा खुद समझिए, कोई अगर ड्रग मॉलिक्यूल में बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे तो वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे पे प्रेशर फोर्स को पुल अप कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों को रिपेल कर सकते हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है वो एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर दे ड्रग टारगेट रिसेप्टर इंटरेक्शन में, या वो हो सकता है डिक्रीज़ कर दे या बढ़ा दे। तो वो सारे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं अपने स्टेरिक फैक्टर्स में। वो फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो स्टेरिक बल को बढ़ा रही हैं, घटा रही हैं, वो इक्वेशंस हम लोग स्टडी करते हैं स्टेरिक फैक्टर्स के अंदर। देन वी कम टू मिसलेनियस पैरामीटर्स। मिसलेनियस पैरामीटर्स में क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं विच शुड बी कंसीडर बेस्ड ऑन हमारा ड्रग मॉलिक्यूल कैसा है। जैसे कि पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है कि वो ड्रग मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो सकता है, पोलर मॉलिक्यूल हमारे या बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आके वो पोलराइजेबल है कि नहीं है, वो डिसोसिएट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देन वी कंसीडर मॉलिक्यूलर वेट एक लिमिटेड पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए, ना ज़्यादा कम मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, ना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। कम होगा तब भी एक्टिविटी नहीं होगी, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन नहीं बिल्डअप कर पाएगा, स्टेरिक फैक्टर्स बढ़ा देगा। अगर ज़्यादा बल्कि मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे हमने पढ़ा स्टेरिक फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ऐसे करके मल्टीपल फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच ट्राइज टू कोरिलेट विद दी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जिनको स्टडी करना ज़रूरी है, और इसी को हम लोग QSAR में स्टडी करते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बिल्ड करके अलग अलग इक्वेशंस को बिल्ड किया, एंड देन वी गेट टू नो डिफरेंट इक्वेशंस। उन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप एट ड्रग मॉलिक्यूल, और देन वी इस्टेब्लिश द क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सो अब एक एक करके हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स को पढ़ते हैं और उनकी इक्वेशंस को पढ़ेंगे और इम्पैक्ट देखते हैं कि कौन से ग्रुप का कैसा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पैरामीटर है, या फर्स्ट पैरामीटर है हाइड्रोफोबिसिटी, या इसको सेकेंड वर्ड अगर बोला जाए तो मैं इसको बोलूँगा लिपोफिलिसिटी। तो लिपोफिलिसिटी क्या होता है, ड्रग में नॉन पोलर कैरेक्टर कितना ज़्यादा है उसको हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक टर्म जो होता है कि यहाँ पर हम लोग जब QSAR की स्टडी करते हैं, देन वी डिटरमाइन एक्टिविटी को किसी तरीके से कोरिलेट करना पड़ता है, तो उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं या उसको हम लोग कंसिडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉग की वैल्यू 1/c, वेयर c इज द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्टिविटी। कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए जो भी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल की रिक्वायर्ड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं c, और log 1/c एक्टिविटी को डिनोट करता है। सो जब भी हम लोग QSAR कंसिडर करते हैं या फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, तो हम लोग हमेशा log 1/c को यूज़ करते हैं टू कोरिलेट विद दी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिसिटी होता है या लिपोफिलिसिटी होता है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, जिसमें एक तरीका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एक होता है पाई कांस्टेंट की मदद से, वी कैन फाइंड दी पाई कांस्टेंट, और उसकी मदद से कर सकते हैं, जो कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं कॉमनली। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है पार्टीशन कोफिशिएंट। तो हम लोग log p या लिपोफिलिसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसको हम लोग पार्टीशन कोफिशिएंट से करते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट नाम सजेस्ट कर रहा है कि वी आर गोइंग टू पार्टीशन अवर ड्रग मॉलिक्यूल इन 2 डिफरेंट लेयर्स। यहाँ पर एक पोलर लेयर होने वाली है और एक हमारी नॉन पोलर लेयर होने वाली है। तो हम क्या करते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं। P क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल होता है उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, उसके रेशियो को कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन सेम अमाउंट ऑफ ऑक्टेनॉल में
इसका जो रेशियो होता है उसको पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं कि एक हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है, उसको हमने डिसॉल्व किया वाटर में और ऑक्टेनॉल में, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को देखते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन ड्रग में वाटर में जा रहा है, कितना ऑक्टेनॉल में जा रहा है। जो इतना ही ज़्यादा लिपोफिलिक ड्रग होगा वो ऑक्टेनॉल में ज़्यादा जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉन पोलर। तो जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर की तरफ ज़्यादा जाएगा। इस बेसिस पे हम लोग लॉग पी की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं और लॉग पी फाइंड करते हैं। तो जनरली लॉग पी को फाइंड किया जाता है। लॉग पी की वैल्यू अगर 1 से 4 के बीच में आती है देन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन कर्व, हमें एक स्ट्रेट लाइन का कर्व मिलता है। और अगर ज़्यादा बड़ी लॉग पी की वैल्यू होती है वी टेंड टू गेट पैराबोला फॉर लार्ज लॉग पी वैल्यूज़। तो जो लॉग पी की वैल्यू होती है अगर ज़्यादा बड़ी होती है देन वी गेट अ पैराबोलिक कर्व, और जब छोटा होता है देन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन कर्व। तो हम लोग जनरली इसमें ही कंसीडर करते हैं अपनी ड्रग की एक्टिविटी को कि हमारा ड्रग की एक्टिविटी इस वाले कर्व में, स्ट्रेट लाइन कर्व में आएगी। तो ये होता है हाइड्रोफोबिसिटी मेजर करने का एक तरीका, दिस इज पार्टीशन कोफिशिएंट। जब भी जैसे भी कभी पूछा जाए हाइड्रोफोबिसिटी या लिपोफिलिसिटी को कैसे मेजर किया जाता है QSAR में, बस एक वर्ड याद रखना में पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट की मदद से हम लोग QSAR की मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर हाइड्रोफोबिसिटी के फिजिको केमिकल पैरामीटर को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो होता है फिजिको केमिकल पैरामीटर, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, जो हमने इनिशियल पॉइंट पे डिस्कस किया था कि हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होता है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर जो हम कंसीडर करते हैं, अगर मैं आपको दिखूंगा आपको वो दिख रहा होगा मैंने SX दिया हुआ है, KX दिया हुआ है, K बेंजोइक दिया हुआ है। अब बेंजोइक क्यों दिया हुआ है? यहाँ पर जो हम लोग हमारा रेफरेंस होता है वो हमारा होता है बेंजोइक एसिड। तो इनिशियल बेंजोइक एसिड है हमारे पास जिसके पास कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं है। अब हम बेंजोइक एसिड पे अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग ग्रुप्स को लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को लगा रहे हैं। उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं, उसकी लॉग की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं और उसी से हम लोग क्या बोलते हैं, हैमेट इक्वेशन या हैमेट कांस्टेंट निकालते हैं। हैमेट कांस्टेंट SX से फाइंड किया जाता है जिसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, जो रेशियो बताता है लॉग ऑफ K जो सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारी वैल्यू आ रही है माइनस लॉग ऑफ K बेंजोइक। तो लॉग की वैल्यू KX माइनस K बेंजोइक जो होता है वो हमारा SX या सिग्मा के बराबर होता है। ठीक है, तो हैमेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा हैमेट कांस्टेंट ये निकलता है। यहाँ पर हम 2-3 पॉइंट्स को कंसीडर करना है कि हम लोग का जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो हमारा बेंजोइक एसिड होता है जिसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूशन हमने नहीं रखा हुआ है। तो उसकी लॉग की वैल्यू, और जब वो लॉग की वैल्यू चेंज होगी जब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन किसके साथ करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करने वाला है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करने वाला है, क्या इफेक्ट डालने वाला है, उस कैलकुलेशन को करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग हैमेट का कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा कि हमने डिटरमाइन कर लिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को। अब कहाँ पे हमारे पास सबको पता है ड्रग मॉलिक्यूल जब होता है, ये हमारा देखा जाए तो ये एक हमारा बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड के पास हमारे पास एक ऑर्थो पोजीशन है, एक मेटा पोजीशन और एक पैरा पोजीशन है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं हम सिर्फ 2 और 2 पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं, ये इफेक्ट को डिटरमाइन करते हैं, दैट इज़ मेटा और पैरा। ऑर्थो को हम कंसीडर नहीं करते हैं। इसका किसी को अगर रीज़न पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना, वरना इसका जो रीज़न होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि बेंजोइक एसिड पे जो मेटा या पैरा पोजीशन पे ही हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, ऑर्थो पे हम लोग डिटरमाइन नहीं करते हैं। इसका साफ रीज़न होता है कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स जो ऑर्थो और पैरा पे ऑर्थो पोजीशन पे होने वाले हैं वो आपका स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करता है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके साथ। तो यहाँ पर स्टीरिक फैक्टर्स रोल प्ले करने लगते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो कैलकुलेशन होती है वो हमारी सही नहीं होती। तो हम लोग जो कंसीडर करते हैं ऑर्थो पोजीशन को कभी नहीं कैलकुलेट करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, या उनका कंसिडरेशन को अगर रोल प्ले को पार्ट प्ले को करना है हम सिर्फ और सिर्फ मेटा और पैरा पे करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये बनता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट देखेंगे वो हम मेटा पोजीशन पे देखेंगे और पैरा पोजीशन पे देखेंगे, ऑर्थो पे नहीं देखने वाले हैं, उसको कंसीडर नहीं करने वाले हैं। उसको कंसीडर करने के लिए हम लोग स्टेरिक फैक्टर्स पे जाएंगे। तो और ये इक्वेशन होती है हमारी लॉग की KX माइनस K बेंजोइक, इससे हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं और
फाइंड आउट करते हैं कि हमारा हैमेट कांस्टेंट कितना आता है। इस हैमेट कांस्टेंट की जो इक्वेशन आती है इसको फाइनल हम लोग QASAR की कैलकुलेशन में यूज़ अप करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फिजिको केमिकल पैरामीटर होता है दैट इज़ स्टेरिक पैरामीटर, जिसको हमने डिस्कस किया था कि जो स्टेरिक बल्क या बल्की मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब ग्रुप में लग जाते हैं हमारे बेंजोइक एसिड या हमारे सिंपलर ग्रुप में, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, स्टेरिक बल्क को पता करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज बड़े बड़े बल्की मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहीं ना कहीं ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में हिंड्रेंस पैदा कर सकते हैं या पोटेंशिएट कर सकते हैं, तो उनको भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। स्टेरिक पैरामीटर्स को जो डिनोट करते हैं जो साइंटिस्ट थे टैफ्ट थे, तो टैफ्ट कांस्टेंट बोला जाता है, टैफ्ट का कांस्टेंट बोलते हैं उसको, जो स्टेरिक पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके डिटरमाइन करते हैं। इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो हम लोग ES से डिनोट करते हैं। ES स्टैंड्स फॉर स्टेरिक वाला, तो ES जो डिनोट किया जाता है उसको भी सिमिलर जो हमने जैसे कि हैमेट की इक्वेशन बनाई थी उसमें हम लोग क्या करते थे, बेंजोइक एसिड को रेफरेंस मान के उसको जो लॉग की वैल्यू होती थी और जो हमारी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की सब्स्टिट्यूशन उससे हम लोग लॉग पी की वैल्यू से माइनस करके हैमेट कांस्टेंट फाइंड आउट करते थे। सिमिलर वे में ES को भी फाइंड आउट करने का सेम तरीका है। जो हमारे लॉग KS, ये KS हमारा क्या होता है, बल्कि ग्रुप्स जो या फिर स्टेरिक ग्रुप्स हैं उनको अटैच करने के बाद जो लॉग की वैल्यू आती है कांस्टेंट आता है डिसोसिएशन वाला, उसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। जबकि जब हमारा कोई भी बल्कि ग्रुप से या फिर सिंपलर ग्रुप जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन की इन प्लेस पे हमने कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये मेरा मॉलिक्यूल है बेंजोइक एसिड का, इसके मैंने यहाँ पर एक H लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ किसी बड़े बल्कि मॉलिक्यूल के साथ। ये हमारा एक बल्कि मॉलिक्यूल मैंने असाइल ग्रुप लगा, एसिटाइल ग्रुप लगा दिया है। सो दिस विल कॉज क्रिएट सम बल्कीनेस इन दी मॉलिक्यूल। सो इसकी लॉग पी की वैल्यू को सबट्रैक्ट करते हैं इसकी लॉग पी की वैल्यू से, और जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है दैट इज नोन एज आपका टैफ्ट का कांस्टेंट या स्टेरिक पैरामीटर। यहाँ से हम लोग स्टेरिक पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं। और अब तक हमने जितने पैरामीटर्स पढ़े, स्टेरिक पैरामीटर्स हो गए, लॉग पी की वैल्यू, पार्टीशन कोफिशिएंट या फिर टैफ्ट का कांस्टेंट या हैमेट का कांस्टेंट, इन सबको क्लब करके फाइनल हम लोग QASAR को बिल्ड करते हैं यूजिंग हेंश एनालिसिस। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे अभी, अब नेक्स्ट पॉइंट होगा वो हमारा हेंश एनालिसिस होता है। इन सबको कैसे हम लोग वी ब्रिंग ऑल द ऑफ देम टुगेदर एंड कैलकुलेट अ मैथमेटिकल इक्वेशन बेस्ड ऑन दैट इज नोन एज हेंश एनालिसिस। और उसकी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, QASAR को डिटरमाइन करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ड्रग मॉलिक्यूल in relation to its drug activity. So let's see that how we can do about that. So let's start that. So finally this last topic of QASAR में जो होता है where we are developing the relationship between the physicochemical parameters of any drug molecule with its biological activity. तो अब अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था स्टेरिक फैक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स और पार्टीशन कोफिशिएंट या हाइड्रोफोबिक पैरामीटर्स या मिसलेनियस फैक्टर्स, इन सबको क्लब करके वी हैव फॉर्म्ड वन एनालिसिस, या इसको बोलते हैं हेंश एनालिसिस बोला जाता है। हेंश साइंटिस्ट ने इसको फाइनली फॉर्मुलेट किया था जहाँ पे उसने बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अलग अलग फिजिको-केमिकल पैरामीटर के साथ कंबाइन करके उसको कोरिलेट किया था। इनिशियल पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी को किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल के log 1/c से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक जितना हमने पढ़ा था उन सबको कंबाइन कर देते हैं। तो जो हेंश एनालिसिस है वो ये कहता है log 1/c इज इक्वल टू K1 सिग्मा विच इज़ इक्वल टू K2 पाई स्क्वायर, K1 पाई इज इक्वल टू K2 पाई स्क्वायर प्लस K3 सिग्मा प्लस K4 ES प्लस K5। और दूसरे वर्ड्स में कहूँगा सिग्मा की जगह, पाई की जगह हम लोग पी ले सकते हैं। ये वाले जो दोनों फैक्टर्स हैं ये आपके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से आया था। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर P की वैल्यू, जो पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू स्मॉल होती है 1 से 4 के बीच में होती है, तब हम लोग पाई को कंसीडर करते हैं। जब P की वैल्यू लार्ज होती है वी गो फॉर P स्क्वायर। तो अगर हमारे आइदर ऑफ द टू होगी तो इसलिए हम लोग ने या तो इसको लेंगे या हम लोग इसको लेंगे, या P को लेंगे या P स्क्वायर को लेंगे। वो डिटरमाइन करता है कि हमारी पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू कौन सी आ रही है। इन दोनों में से एक वैल्यू को पुट करेंगे, फिर साथ में हम लोग क्या करते हैं आइदर ऑफ द टू लेकर, फिर हमारा नेक्स्ट पैरामीटर आता है वो हमारा था इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर जिसको हैमेट ने दिया था। तो हैमेट कांस्टेंट K3 सिग्मा से बोलते हैं। फिर लास्ट में हमारा इलेक्ट्रॉनिक या स्टेरिक फैक्टर आया था जिसको हम लोग ने ES से डिनोट किया था,
जो कि टैफ्ट ने दिया था, टैफ्ट कांस्टेंट बोलते हैं। और लास्ट में मिसलेनियस के लिए कुछ मिसलेनियस पैरामीटर्स के लिए मिसलेनियस कांस्टेंट K5 ले लेते हैं। इन सब की इक्वेशन से जो मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्मुलेट होती है उसके बेसिस पे हम किसी भी ड्रग के मॉलिक्यूल की एक्टिविटी को उसके पैरामीटर फिजिको केमिकल पैरामीटर के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, और दिस इज ऑल नोन एज QSAR। अब QSAR की इंपॉर्टेंस क्या है? इनिशियल पॉइंट में मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे डिस्कस किया था कि इस कैलकुलेशन से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सिंथेसिस में वेस्ट होता है, या हमारी रिसोर्सेज वेस्ट होती हैं, या हमारी इकोनॉमी वेस्ट होती है, पैसा वेस्ट होता है, वो सारा वी कैन सेव दिस एंड वी कैन मेक अवर जो भी हम लोग रिसर्च करें वी कैन मेक इट मोर इकोनॉमिकल इन द वे कि हम लोग QSAR कर लेते हैं ड्रग मॉलिक्यूल्स का, जो उनके अलग अलग ग्रुप्स हम लोग लगाने वाले हैं उनकी पहले से ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके एक स्टडी कर सकते हैं वेदर दैट ड्रग विल बी एबल टू गिव log 1/c जो हमारी जो ड्रग की एक्टिविटी है वो देगा कि नहीं देगा। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड रिसोर्सफुल, दैट इज़ वाई QSAR इज डेवलप। आई होप आप लोग को ये QSAR का टॉपिक ईजिली समझ में आया होगा एंड यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट ईजिली व्हाट QSAR मीन्स एंड यू कैन ईजिली राइट अबाउट इट इन योर एग्जामिनेशंस। So hopefully all the best for your exams and you will be able to understand this topic much easier। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन पुट अप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।